क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति दिन में 20 से 25,000 बार सांस लेता है। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि सांस लेना कितना महत्वपूर्ण और अनमोल है। जीवन की नाजुकता और श्वास की महत्ता को समझने के लिए मानव अस्तित्व की गहराई को समझने का एक मार्ग है। इस संदर्भ में हम बात करते हैं ट्रेकियल स्टेनोसिस की, जो न केवल एक चिकित्सकीय चुनौती है, बल्कि ये हमें जीवन की मूलभूत तत्व सांस की महत्व को याद दिलाती है। प्राचीन भारतीय योग परंपरा में प्राणायाम का अभ्यास हमें सिखाया गया था, और वो हमें ये सिखाता था कि सांस पर नियंत्रण करना जीवन पर नियंत्रण करने जैसा है। लेकिन क्या होगा जब ये एक नियंत्रण हमारे हाथ से निकल जाए? ये बात ट्रेकियल स्टेनोसिस के पेशेंट के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। ये बिल्कुल एक रियलिटी है। तो आइए आज हम बात करते हैं एक ट्रेकियल स्टेनोसिस नाम की बीमारी की, यानी कि सांस की नली की सिकुड़न की वजह से जो बीमारी होती है, जिसका अगर समय रहते इलाज कर लिया जाए तो वो लोग अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुखराम बिश्नोई है और मैं वेदांता द मेडिसिटी के अंदर थोरेसिक एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हम बात करते हैं ट्रेकियल स्टेनोसिस की, तो इस बीमारी को मैं इस पूरे वीडियो को मैं इस 4-5 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला ये बीमारी होती क्या है, क्या कारण है इसके लक्षण क्या होते हैं और हमको क्या क्या जांच करानी चाहिए, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज क्या है और फॉलो अप कैसे करना है। इस बीमारी को, यानी कि हम बात करें ट्रेकियल स्टेनोसिस की, तो ये बीमारी होती क्या है, इसके अंदर ट्रेकिया का डायमीटर, मतलब कि उसका जो इनर डायमीटर, जो सांस लेने का रास्ता होता है, वो छोटा हो जाता है। और सांस छोटा होने की वजह से या सिकुड़ने की वजह से हमें सांस लेने के अंदर दिक्कत आती है। ये एक छोटे एरिया में हो सकती है या एक बड़ा एरिया के अंदर हो सकती है, लेकिन मेन जो मूलभूत प्रॉब्लम है वो ऐसे ही है कि एक हमारा जो सांस लेने का पाइप है, वो पाइप छोटा हो गया, और उस पाइप छोटे होने की वजह से हमको जोर जोर से सांस लेनी पड़ रही है, उसकी वजह से हमको एक कठिनाई आती है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो अगर इंडिया में इसकी बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कारण होता है, या जिसको कॉमनेस्ट कारण हम कहते हैं, वो है पोस्ट इंट्यूबेशन। लंबे समय तक जो पेशेंट वेंटिलेटर पे रहते हैं, उसकी वजह से इनका जो वेंटिलेटर की जो ट्यूब होती है उसके आगे कफ होता है, और उस कफ की वजह से वो लंबे समय तक ट्रेकिया के आस ऊपर पड़ा रहता है या ट्रेकिया के अंदर पड़ा रहता है, जहां से ये ट्रेकिया इंजर हो जाती है। और इंजर होने की वजह से ट्रेकिया का जो नॉर्मल साइज है वो कभी अटेन नहीं हो पाता, और जैसे ही हम इंट्यूबेशन से बाहर निकालते हैं इन पेशेंट्स को, तो इन पेशेंट्स का जो हिस्सा डैमेज हुआ है वो छोटा हो जाता है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा जो अहम कारण हो सकता है वो होता है पोस्ट ट्रेकियोस्टोमी। आजकल इंडिया में हाईवेज बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ट्रॉमा होता है, या फिर न्यूरो सर्जरी, जिनकी हेड इंजरी के बाद जो लंबे समय तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहते हैं और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है या वेंटिलेटर पे रहते हैं, उन पेशेंट्स को हमें ट्रेकियोस्टोमी डालनी पड़ती है। और इस ट्रेकियोस्टोमी का भी सेमी रिएक्शन होता है, जो हमारा मेन, जो मैं वेंटिलेटर की बात कर रहा था, इस ट्रेकियोस्टोमी के आगे एक कफ होता है, और वो कफ ट्रेकिया के अंदर कॉन्स्टेंटली पड़ा रहता है, ताकि पेशेंट ऊपर के सिक्रेशन जो होते हैं वो हमारे सांस की नली के अंदर नहीं जाए। तो उसकी वजह से डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने की वजह से स्टेनोसिस हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को ये बीमारी टीबी की वजह से भी हो सकती है, कुछ लोगों को सिस्टेमिक डिसऑर्डर जैसे कि वेस्कुलाइटिस हो रखा है, या कुछ और बीमारियां हैं जिनकी वजह से हो सकता है, कुछ लोगों को ट्यूमर की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों को जन्मजात बीमारियां जिनको कहते हैं कंजेनिटल डिसऑर्डर, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये सांस की बीमारी है, तो इसमें सांस लेने के अंदर तकलीफ हो सकती है। जैसा कि अमूमन इस बीमारी के मरीज जो है ये कहते हैं कि हमारी सांस फूल रही है, या हमें सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, और इनको ये प्रॉब्लम्स के साथ हॉस्पिटल में दाखिला लेते हैं।
लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो है वो इसका ये होता है कि सांस की नली में जब भी ये मरीज सांस ले रहे होते हैं तो उसके अंदर एक आवाज आती है, इसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। ये है होता ये है कि एक छोटे पाइप के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जब हवा जाती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ये साउंड यूजुअली ऐसे पेशेंट के अंदर से आती है। ये इसका एक हॉलमार्क हो सकता है या एक इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है जो हमें ये अंदेशा दे कि इस पेशेंट के अंदर ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकती है। अब अगर इन्हीं लक्षणों के साथ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमको क्या क्या जांच करानी चाहिए। ऑब्वियसली जो जांच हमको करानी होती है वो हमारा डॉक्टर डिसाइड करता है कि क्या क्या जांच करनी है। तो नॉर्मली इस बीमारी के अंदर खून की जांच तो हर एक के अंदर होती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जांच जो मुझे लगता है वो होता है सिटी स्कैन। अब सिटी स्कैन हमें क्या जांच देता है और सिटी स्कैन कहाँ का कराना चाहिए। सिटी स्कैन हमें नेक का और चेस्ट का दोनों का पूरा सिटी स्कैन होना चाहिए। इसके अलावा उस सिटी स्कैन के अंदर 3D रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, मतलब कि ये ट्रेकिया यहाँ से लेकर जहां तक जा रही है उसका पूरा का पूरा 3D रिकंस्ट्रक्शन कराना है, जिससे हमको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है जैसे कि टोटल स्टेनोसिस की लेंथ कितनी है, टोटल ट्रेकिया की लेंथ कितनी है, वॉइस बॉक्स से उस स्टेनोसिस की डिस्टेंस कितनी है और नीचे कराइना से इसकी डिस्टेंस कितनी है। इसके अलावा जो हमारा लंग है उस लंग की कंडीशन क्या है। और इसके अलावा हमको दो चार इंफॉर्मेशन और भी चाहिए होती है जैसे कि ये कार्टिलेज होती है उन कार्टिलेज का कंडीशन क्या है, क्योंकि ये हमें ट्रीटमेंट पार्ट में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारा ये ऊपर का बोन होता है क्रिकोइड बोन, उसका हेल्थ क्या है वो भी हमको जानना बहुत जरूरी है। यही सब चीजें हमें लॉन्ग रन में हमारा जो असली इलाज है उसके अंदर ये जांच हमको पूरी हेल्प करती है। इसके अलावा एक और जांच जो होती है जो हमारे काम की होती है ट्रेकियल स्टेनोसिस में, वो है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी का मतलब हुआ कि हमें स्कोप ट्रेकिया के अंदर डाल के देखना है। एंडोस्कोपी होती है जिसको हम ट्रेकिया के अंदर डालना होता है, वो हमको ये दिखाती है कि ट्रेकिया का हेल्थ कैसा है, मतलब कि अंदर का डायमीटर कितना है, क्या ट्रेकिया छोटा है या ट्रेकिया बड़ा है, ट्रेकिया का जो स्टेनोसिस है उसके ऊपर की ट्रेकिया कैसी है, उसके नीचे का ट्रेकिया कैसा है। उसके अलावा जो हमारा सिटी स्कैन है उसकी सारी फाइंडिंग्स कंफर्म होती है या नहीं होती है, इसलिए हमको ब्रोंकोस्कोपी बहुत जरूरी है। अब जब हमारी ब्रोंकोस्कोपी हो गई है और सिटी स्कैन हो गई है तो दो चीजों के आधार पे हम इसके इलाज की बात करते हैं। तो जब हम इलाज की बात करते हैं तो इस इलाज को ट्रेकियल स्टेनोसिस के इलाज को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक है सिंपल ट्रेकियल स्टेनोसिस और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स ट्रेकियल स्टेनोसिस। सिंपल मतलब कहने से ही लग रहा है कि ये छोटी चीज होगी या सिंपल होगा। तो सिंपल ट्रेकियल स्टेनोसिस का मतलब है कि एक छोटा एरिया है जो इन्वॉल्व हुआ है जिसकी लेंथ कम होगी, जैसे कि किसी स्टेनोसिस के अंदर 1 सेंटीमीटर की लेंथ हो रही है या सिंगल ट्रेकियल रिंग जो है वो इन्वॉल्व है और ट्रेकिया का डैमेज नहीं हुआ है, क्रिकोइड का डैमेज नहीं हुआ, सॉरी ट्रेकिया का नहीं, क्रिकोइड का सॉरी कार्टिलेज का डैमेज नहीं हुआ है। कार्टिलेज मतलब कि जो ट्रेकियल रिंग बनी होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। अगर कार्टिलेज डैमेज नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंपल ट्रेकियल स्टेनोसिस है, ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रेकियल स्टेनोसिस नहीं है। सिंपल ट्रेकियल स्टेनोसिस का जो इलाज है वो सबसे पहले ब्रोंकोस्कोपी करनी है और ब्रोंकोस्कोपी करके अगर फाइंडिंग कंफर्म होती है कि ये एक छोटा सा एरिया है जो इन्वॉल्व था, सिंगल रिंग इन्वॉल्व थी, तो इसके अंदर ब्रोंकोस्कोपिक डायलेटेशन करना चाहिए जिसकी वजह से ट्रेकिया वापस नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा क्रायोथेरेपी भी कर सकते हैं जिसकी वजह से ट्रेकिया डायलेट हो सकता है, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है सिंपल ट्रेकियल स्टेनोसिस के लिए। सो सिंपल ट्रेकियल स्टेनोसिस फर्स्ट टाइम ब्रोंकोस्कोपिक के डायलिटेशन से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ब्रोंकोस्कोपिक डायलिटेशन के बाद ठीक नहीं हो रहा है या हमको ब्रोंकोस्कोपिक डायलिटेशन के 2 से 3 हफ्ते के बाद हमको दोबारा से ब्रोंकोस्कोपी करके देखना है कि क्या ये रास्ता दोबारा से सिकुड़ तो नहीं रहा है या छोटा तो नहीं हो रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो फिर हमको फाइनल उसके लिए जाना पड़ेगा और फाइनल इलाज के लिए
कराने से पहले हमको ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के अंदर सब कुछ करना है, इसको दोबारा से डायलेट करना है, डायलेट करके स्टेबलाइज करना है और स्टेबलाइज करके हमको फाइनल ट्रीटमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। अब वो फाइनल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि क्या हम बार बार डायलेटेशन कराते हैं? नहीं, बार बार डायलेटेशन कराने से क्या होगा, ट्रेकिया की इलास्टिसिटी चली जाती है, इसको फाइब्रोसिस हो जाता है और वो टिश्यू हार्ड हो जाता है और हार्ड होने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बार बार डायलेट नहीं हो पाएगा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रेकियल स्टेनोसिस की तरह बिहेव करना लग जाता है। तो उसका हम इलाज कॉम्प्लेक्स ट्रेकियल स्टेनोसिस के साथ ही बताते हैं। तो दूसरा जो हिस्सा था हमारा वो था कॉम्प्लेक्स ट्रेकियल स्टेनोसिस। कॉम्प्लेक्स ट्रेकियल स्टेनोसिस का मतलब ये है कि उसकी लेंथ या तो ज्यादा है या फिर उसके अंदर कार्टिलेज जो है ट्रेकिया का वो डैमेज हो चुका है या फिर हम इसको बार बार डायलेट करने की वजह से इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, ये हार्ड हो चुका है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर ये ब्रोंकोस्कोपी हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ब्रोंकोस्कोपिक डायलेटेशन से हमको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमको पहले ब्रोंकोस्कोपी करनी है, उसको स्टेबल करना है और स्टेबल करने के बाद हमको इसके लिए थोरेसिक सर्जन को कंसल्ट करना है। अब थोरेसिक सर्जन क्या करेगा, थोरेसिक सर्जन इसके लिए एक सर्जरी करेगा। वो सर्जरी क्या होती है कि जितना एरिया खराब है, मान लीजिए कि आपका ट्रेकिया का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और इन्वॉल्व सेगमेंट 4 सेंटीमीटर है, तो लगभग अराउंड 4.5 सेंटीमीटर तक का ट्रेकिया अगर अनहेल्दी है तो उसको काटा जा सकता है, काट के और वापस इसको जोड़ा जा सकता है। क्योंकि जो ऑपरेट करना है वो हमको हेल्दी एरिया के अंदर करना है। इसमें होता ये है कि जो एरिया खराब है उस खराब एरिया को काट करके दोनों एंड हेल्दी एंड जिनको हम कहते हैं एंड टू एंड एनास्मोसिस, उसको वापस जोड़ के करना है। लेकिन इस सर्जरी को कराने से पहले एक बहुत ही एक्सपीरियंस सेंटर पे कराना है, क्योंकि ये एक ही चांस देता है। ट्रेकिया की सर्जरी ऐसी नहीं है कि वो बार बार हो सकती है और बार बार इसका इलाज हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता। अब एक बात आती है कि एक टर्म आती है कि क्या स्टंट हमको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, स्टंट कब डालना चाहिए। स्टंट डालने के लिए स्टंट के कुछ इंडिकेशंस होते हैं। स्टंट उन पेशेंट्स में डालना चाहिए जिन पेशेंट्स के अंदर सर्जरी संभव नहीं है, जैसे कि ऐसा कैंसर जिसके अंदर सर्जरी पॉसिबल नहीं है या पेशेंट को सर्जरी ऑपरेट करके उस कैंसर को निकाला नहीं जा सकता, या फिर ट्रेकिया का लेंथ इतना ज्यादा है कि उसको काट कर वापस जोड़ा नहीं जा सकता। इन्हीं कंडीशंस के अंदर हमें स्टंट हमको डालना है। किसी भी पेशेंट जिसके अंदर बेनाइन ट्रेकियल डिजीज है या पोस्ट इंट्यूबेशन डिजीज है, तो उसके अंदर यूजुअली स्टंट तब तक नहीं डालना चाहिए जब तक कि सर्जरी असंभव हो या सर्जरी से काट के निकालना संभव नहीं हो, क्योंकि स्टंट हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका कारण ये है कि स्टंट के बाद कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पहले स्टंट डाला गया, उसके बाद स्टंट के बाद सर्जरी करनी पड़ी, तो स्टंट हमारे ट्रेकिया को की म्यूकोसा को खराब कर देता है और खराब की हुई म्यूकोसा को वापस जब हम एंड टू एंड जोड़ते हैं तो उसका एनास्मोसिस जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, हेल्दी नहीं होता है। इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रैक स्टंट को यूजुअली तब तक नहीं डालना चाहिए जब तक कि बाकी ऑप्शन रूल आउट ना कर लिया जाए। अगर स्टंट हम डाल रहे हैं तो स्टंट की प्रॉब्लम ये होती है कि स्टंट पूरी लेंथ के अंदर पड़ता है, एक छोटी लेंथ के अंदर नहीं पड़ता है, तो म्यूकोसा ज्यादा इन्वॉल्व होती है। अब दूसरा आता है कि स्टंट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। स्टंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि यूजुअली स्टंट नॉर्मल ट्रेकिया की लेंथ जो होती है 1 पॉइंट जो डायमीटर होता है 1.2 होता है और स्टंट हम उसके अंदर डालते हैं, तो स्टंट की वजह से बार बार बलगम आती है और बलगम उसके अंदर फंस जाती है, जिसके निकालने के लिए हमको बार बार ब्रोंकोस्कोपी करानी पड़ सकती है या बार बार अस्पताल जाना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि स्टंट एक फॉरेन बॉडी है, तो हमारे शरीर के अंदर उस फॉरेन बॉडी की वजह से रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है। वो ग्रेनुलेशन टिश्यू एक डिस्टल एंड पे हो सकता है या प्रॉक्सिमल एंड पे हो सकता है या दोनों जगह हो सकता है, तो उसके वजह से हमको बार बार इसको फ्रेश करना पड़ता है, बार बार ब्रोंकोस्कोपी करके उन टिश्यू को हटाना पड़ता है, जो कि एक प्रोसीजर है जिसके लिए बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको डील करना पड़ेगा।
तो स्टंट तभी डालना है जब बाकी चीजें पॉसिबल नहीं है, या जैसा लाइफ स्पैन जो है वो उस सर्जरी के स्टंट डालने के बाद छोटा रहता है, तो वहां पे हम स्टंट डाल के इन प्रॉब्लम को छोटा इस प्रॉब्लम से हम डील कर सकते हैं। अब हम आते हैं फॉलो पेशेंट्स का कैसे करना है। सिंपल स्टेनोसिस डायलिसिस किया गया है, 2 से 3 हफ्ते के बाद उसका फॉलोअप करना जरूरी है। अगर उसके अंदर स्टेनोसिस वापस आ रहा है, ब्लड प्रेशर छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे हमको करके और सर्जरी के लिए हमको कंसल्ट करना है थोरेसिक सर्जन को। अगर स्टेज दे रहा है तो 2 से 3 हफ्ते के बाद यह आपका डिपेंड करेगा कि कब एंडोस्कोपी करनी है, आपको करना है। अगर सर्जरी करा रहे हैं तो सर्जरी के बाद यूजुअली रिपीट ब्रोंकोस्कोपी की जरूरत आपकी क्लिनिकल कंडीशन देख के होती है। फ्रीक्वेंट ब्रोंकोस्कोपी की जरूरत नहीं है, हो सकता है 3 या 6 महीने के बाद इसको जो है ब्रोंकोस्कोपी की जरूरत पड़ सकती है। अगर हम कुछ तो हो सकता है ट्रीटमेंट पार्ट, तो ये चीज ये हो सकती है कि अगर किसी भी प्रोस्टेसिस को हम सबसे पहले ट्रीटमेंट से डिसाइड करने से पहले अगर हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि अगर सिंपल स्टेनोसिस है तो उसके लिए पहला डायलिटेशन इनफ है। अगर पहले डायलिटेशन के बाद अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, वापस आ रहा है, तो दोबारा डायलेट करके हमको थोरेसिक सर्जन के पास जाना है। अगर ये कॉम्प्लेक्स स्टेनोसिस है तो कॉम्प्लेक्स स्टेनोसिस के लिए इसका सॉल्यूशन जो है वो सर्जरी है, और सर्जरी के अंदर भी वैसी सर्जरी जिसके अंदर आप बिल्कुल एंड टू एंड हेल्दी ट्रेकिया से जोड़ा जा सकता है, तभी ये एक सफल सर्जरी होगी। और उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस थोरेसिक सर्जरी की टीम के पास जाना चाहिए जो आपको ये इलाज करके दे सके। फॉलोअप के लिए सिचुएशंस के अंदर अगर सिंपल स्टेनोसिस है तो हमें 2 से 3 हफ्ते के बाद ब्रोंकोस्कोपी करानी है, और अगर ये एक कॉम्प्लेक्स स्टेनोसिस है तो पोस्ट सर्जरी आपका सर्जन डिसाइड करेगा कि आपको ब्रोंकोस्कोपी की जरूरत है या नहीं है। स्टंट का उपयोग तभी करना चाहिए जब हमको लगता है कि उस केस के अंदर सर्जरी संभव नहीं है, या फिर उसका लाइफ स्पान इतना नहीं है, तो हम स्टंट यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टंट के साथ भी हमको फॉलोअप करना है, और वो फॉलोअप आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितना फ्रिक्वेंटली और कैसे करना है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।